रविवार को उदयपुर में आयोजित समारोह में प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के बयान देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के साथ मैडम की जुगलबंदी भी रही है। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव के बीच 6 माह तक वसुंधरा राजे की खामोशी और फिर लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद मेवाड़ से पुराने साथी गुलाबचंद कटारिया के साथ मंच साझा करते हुए चुप्पी तोड़ना भी अब सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन इन सब के बीच महामहिम राज्यपाल कटारिया ने वसुंधरा राजे के साथ मंच पर क्या क्या बोला, उस पर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। राज्यपाल कटारिया सुंदर सिंह भंडारी ट्रस्ट का अध्यक्ष पद छोड़ने की वजह बताते हुए कहते हैं कि राज्यपाल बनने के बाद इस पद पर बने रहना नियमों में नहीं था, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होते होते वे इसी ट्रस्ट की सदस्यता की अपील करते नजर आते हैं। कटारिया ट्रस्ट के नियमों का हवाला देते हुए ट्रस्ट से जुड़ने की राशि 11,000 बताकर हर किसी को जुड़ने की अपील करते हैं। ट्रस्ट द्वारा इस राशि को कहां काम में लिया जाएगा यह भी बताते हैं और खुला बोलते हैं कि राशि सिर्फ चेक के माध्यम से ही ली जाएगी। अब यह तो विचारणीय है कि ट्रस्ट के पद से त्यागपत्र देने से राज्यपाल की गरिमा बनी रहती है, लेकिन उसी ट्रस्ट के लिए राज्यपाल द्वारा सदस्यता की अपील करने से पद की गरिमा को जरा भी हानि नहीं होती है। और आप सभी कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं आप सबका इस ट्रस्ट की ओर से पहले मैं इसका अध्यक्ष था, लेकिन राज्यपाल बनने के बाद इस पद पर रहना मेरे लिए नियमों में नहीं था। मैंने इसको छोड़ा और छोड़ करके अपने साथियों से कहा कि भंडारी जी की पूर्ण स्मृति में और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्य दिन को केवल और केवल उन लोगों का सम्मान करो जिन्होंने ये दिन तो नहीं मनाया पर अपना सारा जीवन इसी संकल्प को पूरा करने में जिन्होंने अपने जीवन की जवानी की है। और मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये संगठन का जो हमारा ट्रस्ट बना हुआ है ये ट्रस्ट और ताकतवर बने। उसके बाद मेरे को भी समय नहीं मिला, मैं भी ज्यादा सदस्य नहीं बना, पर आज आप जो लोग सुन रहे हो अगर आजीवन सदस्य नहीं बने हो तो सदस्य बनो। उसमें केवल और केवल चेक देना पड़ेगा, नगद पैसा नहीं। आप चेक दोगे हम आपको रसीद देंगे और रसीद देंगे तो आप हमारे ट्रस्ट के सदस्य पे जीवन पर्यंत सदस्य। मैं सोचता हूँ यह जो संगठन है ये साथ में जो विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है वो उस व्यक्ति को याद करके नए कार्यकर्ता कैसे बने इसके लिए वैसे कार्यक्रम आरएसएस द्वारा स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी जी की पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया और इन्हीं की जीवनी का यशोगान ही व्याख्यानमाला का विषय था। लेकिन राज्यपाल कटारिया इन महापुरुषों के जीवन वृतांत पर बोलते बोलते जवाहरलाल नेहरू पर बोलने लगे, यहाँ तक कि उन्हें माउंटबेटन का हितैषी तक बता दिया। आपको बता दें कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा लाई गई यह योजना भारत पाकिस्तान के विभाजन का प्रमुख आधार थी। जैसे जैसे महामहिम का भाषण आगे बढ़ता गया उनके शब्द राज्यपाल की गरिमा से बाहर होते हुए पुनः राजनेता की ओर लौटने लगे। वे आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और फिर भारतीय मजदूर संघ के गुण गाते हुए संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी के शब्दों को कोट करते रहे। वे कहते हैं कि दत्तोपंत ने उस समय ही कह दिया था कि कांग्रेस की कब्र खुदेगी, लेकिन कोई उस समय मानने को ही तैयार नहीं था। महामहिम कटारिया की इस बात के क्या मायने निकाले जाए? कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन कटारिया जी कांग्रेस प्रदेश में 70 सीट और दिल्ली में गठबंधन में 250 सीट पे है, तो कब्र वाली बात कहाँ लागू होती है? ये उनकी बदौलत है। विभिन्न संगठन जो खड़े हुए उसमें से एक हिस्सा मात्र है केवल ये जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये जो विभिन्न संगठनों में जो खप रहे हैं इन कार्यकर्ताओं को देश निर्माण में योगदान कम नहीं। हमारा तो नाम होता है, हमारा फोटो भी छपता है, हमारी जयकार भी होती है, पर इन संगठनों में काम करने वाले की न कुछ जयकार होती है न कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये जिस प्रकार साधना में लगे हुए हैं इसमें संघ के कितने प्रचारकों ने अपनी सारी जीवन खपाया। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने इस मजदूर संघ को खड़ा किया। मैं सोचता हूँ ऐसा विचारक जिसने कितने सालों पहले
ये कहा था कि कम्युनिस्टों की इस कबर खुलेगी इस देश में, ये उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की थी, तब कोई मानने को तैयार नहीं था। तो वो व्यक्ति ने कहा, चाहे वो वनवासी कल्याण पर हो, चाहे वो विद्या भारती हो, चाहे जो जितने संगठन में, और मैं सोचता हूँ कि जिस तरह ये चल रहा था देश में, है ना, उसके बाद आपने देखा कि जैसे ही जम्मू कश्मीर की समस्या सामने आई, क्योंकि देश की आजादी के बाद सबको एक छूट थी, जो जिसके साथ मिलना चाहे मिले, स्वतंत्र रहना चाहे तो रहे। अंग्रेजों ने जिस चालाकी से देश को तोड़ने का प्रयत्न किया, ये देश कभी खड़ा होगा ही नहीं, लेकिन सरदार पटेल की समझदारी से और शक्ति से उसने सारे हिंदुस्तान के सब राजघरानों को समझा बुझा करके अपने साथ लाया। और ये मेवाड़ की धरती है जब भूपाल सिंह जी ने सबसे पहले अपने राज को रिलीज किया देश की संगठन के लिए, देश की हिफाजत के। तो हमारे यहाँ के लोगों का सोच देश सबसे पहले है, इस बात का आज से नहीं है, अनादिकाल से हमारा देश पे दिए लोग तो देश के लिए भी हैं। और उसके कारण से आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने देखा कि उधर जो करण सिंह जी थे, उन्होंने करण सिंह जी को कहा था कि आप भारत के साथ मिले लो जम्मू कश्मीर के, उन्होंने नहीं, केवल माउंट बेटन की दोस्ती निभाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रकार से उसको सारी ताकत दे करके एक तरह से सब प्रकार से उसको ताकत दी और करण सिंह जी को मजबूर किया था कि आपको जहां रहना हो रहिए। और आपने देखा कि उधर पाकिस्तान के कबायलियों ने हिंदुस्तान की सीमा में घुसकर आक्रमण कर दिया और उसका प्रेमनाथ जी डोगरा जिस प्रकार से मुकाबला करते उस संघर्ष में भिड़े हुए थे, उस समय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लगा एक व्यक्ति इस बात के लिए संघर्ष कर रहा अपने देश की हिफाजत और सुरक्षा के लिए, और मेरा भी धर्म बनता है उसका सहयोग करने के लिए। लेकिन जब सहयोग करने के लिए सवाल आता था, तो क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो निशान, एक देश में दो विधान, वो स्वतंत्र था, अलग से ही भारत का झंडा बहाने लगता था, भारत की आजादी को एहसास नहीं होता था। उन्होंने नेहरू जी को वो स्वाभाविक कहा कि नेहरू जी ये जो कुछ भी आप करें वो ठीक नहीं है। नेहरू जी आप जानते तो उस समय इतना पावरफुल आदमी था, उन्होंने अपने भाषण में कहा था मैं तुम्हारी मेंटेलिटी जनसंघ को खत्म करना। और डॉक्टर मुखर्जी भी उतने उग्र थे, उन्होंने कहा मेरी विचारधारा को खत्म करने वाले को मैं खत्म कर दूंगा। कटारिया फिर आरएसएस के नेताओं की बात करते हैं और अब उनके भाषण की लय का चरमोत्कर्ष था। आपको बता दें कि कटारिया जब जब भी इस स्तर पर पहुंच जाते हैं उनकी जुबान गुनाह कर देती है। इस बार कटारिया संघीय नेताओं की तुलना आज के नेताओं से करते हुए कहते हैं कि वे ऐसे बलिदानी कार्यकर्ता थे जो 50 की आयु में देश के लिए मर मिट गए। आजकल के कार्यकर्ताओं की तरह नहीं जो किसी का झंडा उठाने के लिए काम करते हैं। कार्यकर्ता किसी की चाकरी करने के लिए नहीं होता है। राज्यपाल कटारिया 50 साल की राजनीति में चतुर राजनेता की तरह काम करते आए हैं। केंद्रीय भाजपा पर इस तरह निशाना साधते हुए राज्यपाल कटारिया ने फिर जाहिर कर दिया कि अभी गुवाहाटी में मन नहीं रमता है। वैसे राजे और कटारिया की इस व्याख्यान माल्या कार्यक्रम में आना किसी बड़ी योजना की शुरुआत भी हो सकती है। दोनों के बयान में बिना नाम लिए केंद्र पर निशाना साधना, दोनों की जुगलबंदी कहती है कि इन नेताओं का दौर अभी कहाँ, पहले हमसे तो निपट लो। राजे ने खामोश रहकर साबित भी कर दिया और कटारिया जैसा रणनीतिकार साथ में लेना जरूरी है। देश भर का मीडिया कह रहा है कोई बड़ा खेल होने वाला है। केंद्रीय भाजपा परिणामों से सहमी हुई है। वसुंधरा राजे चुप्पी तोड़कर मोदी को याद दिला रहे हैं कि जिनकी उंगली पकड़कर चलते हैं उसी उंगली को काटा नहीं जाता। राज्यपाल अपनी गरिमा से बाहर निकलते देखे जा रहे हैं। वाकई वफा का दौर नहीं रहा है। अब ये बात मोदी शाह को समझनी होगी। अब दोनों नेता अपनी पर आ गए तो भजन सरकार कब हिल जाएगी कह नहीं सकते, क्योंकि उम्र और तजुर्बे में दोनों नेता मोदी और शाह से आगे हैं और सियासत में कई बातें उम्र के साथ ही मिलती है। हम जिस यात्रा के लिए निकले हैं ना, वो यात्रा देश निर्माण की है। किसी की चाकरी करने वाले नौकर नहीं है, किसी का झंडा तोड़ने वाले गुलाम नहीं है। हम देश बनाने वाले लोग हैं। और जब देश बनाने का सोच आता है ना, तो जब तक स्वयं की पवित्रता नहीं हो, सादगी नहीं हो, जीवन श्रेष्ठ नहीं हो, तब कार्यकर्ता को नहीं सिखा सकते।
अगर कार्यकर्ता को सिखाना है तो पहले अपने आप को ठीक करो, तब जाकर के कार्यकर्ता बनता है, कार्यकर्ता नहीं बनता है। ये जो तुम्हारी जय-जयकार कर रहा झंडे आगे पीछे घूमते ना, ये कार्यकर्ता है या केवल तुम्हारी सवारी निकाल रहे? मैं सोचता हूँ हमारा कार्यकर्ता भी उतनी बड़ी ताकत रखता है। मैं गुलाब चंद कटारिया आज महामहिम बन गया, आपकी बदौलत बना। मुझे किसने बनाया? आपने बनाया। आप में और मेरे में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे समय मिला है, मैं कुर्सी पे आ गया, आप सामने बैठे हो, लेकिन आपका समर्पण भी इस संगठन के लिए उतना ही है। इस बात को ध्यान में रख करके काम करना होगा।